हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम का पॉलिटिकल साइंस का डिसिप्लिन करने वाले हैं। यूनिट 1 है ये आपका, और ये आपका पार्ट 3 है। हमने ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 किया हुआ है। अगर आपने अब तक पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को जाकर देखिए, फिर आप पार्ट 3 का देखिएगा। DU SOL NCVAB ये सबके लिए है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत है आपका, और फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए है ये। इससे पहले हम अपना चैप्टर स्टार्ट करें, पहले आप अपना ये देख लीजिए कि कौन कौन सा आपका आने वाला है। तो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 आपका आने वाला है, और हमने यूनिट 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा आज के इस वीडियो में। तो आपका फर्स्ट चैप्टर तो कंप्लीट हो जाएगा, और बचे 2 तो इसके भी जल्द ही वीडियो आ जाएंगे, तो ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, ये आपका टॉपिक है जो यूनिट 1 में आने वाला है। तो यूनिट 1 में हमने ये सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं ऑलमोस्ट, हमारे सिर्फ ये टॉपिक बचे हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उदारवादी दृष्टिकोण, मार्क्सवादी दृष्टिकोण और समझौतावादी दृष्टिकोण और लोकहित दृष्टिकोण, ये 4 दृष्टिकोणों को पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम फर्स्ट यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स थे वो एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, ये सारे टॉपिक्स थे आपके जो यूनिट 1 में थे। ऑलमोस्ट इसमें से हमने कंप्लीट कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम ये टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में आपका ये यूनिट 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है आपका राजनीतिक सिद्धांत का महत्व अथवा उपयोगिता। आपको पता है हमने पिछले चैप्टर्स में क्या पढ़ा था? राजनीतिक सिद्धांत क्या है, राजनीति क्या है, राजनीति की प्रकृति क्या है, उसके कार्यक्षेत्र क्या है। जब हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी तो अब राजनीति की ज़रूरत क्यों है ना, राजनीतिक सिद्धांत का महत्व क्यों है और इसकी क्या उपयोगिता है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। तो देखिए, राजनीति सिद्धांतों द्वारा एक आदर्श समाज की रूपरेखा बनती है, इसलिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में राजनीतिक सिद्धांतों का बहुत महत्व है। राजनीतिक सिद्धांतों के महत्व का अध्ययन राजनीतिक निम्नलिखित रूप में किया जा सकता है। मतलब राजनीतिक सिद्धांत के महत्व को हम अलग अलग तरीक़ों से अध्ययन करके समझ सकते हैं, है ना। तो फर्स्ट है हमारा सामाजिक परिवर्तन को समझने में सहायक। कि अध्ययन करने पे हमें क्या होता है कि हम किस चीज़ को समझ सकते हैं, सामाजिक परिवर्तन को समझने में सहायक होता है हमें। तो मानव एक गतिशील संस्था है जिसमें दिन प्रतिदिन परिवर्तन होते रहते हैं। यह परिवर्तन समाज के राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवन पर कुछ न कुछ प्रभाव डालते हैं। सेकंड है आपका राजनीतिक सिद्धांत की राजनीतिज्ञों, नागरिकों तथा प्रशासकों के लिए उपयोगिता। राजनीतिक सिद्धांत के द्वारा वास्तविक राजनीति के अनेक स्वरूपों का शीघ्र ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिस कारण वह अपने सही निर्णय ले सकते हैं। क्या मतलब है इसका? कि राजनीतिक सिद्धांत हमें क्या करता है, पूरे नागरिकों, प्रशासकों, इन सब चीज़ों की उपयोगिता क्या है, इन सब चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करवाता है, जिस वजह से हम उसकी जो वास्तविकता है, उसका जो रियलिटी है वो पता कर सकते हैं। और हमें जब इन सब चीज़ों की ज्ञान हो जाती है तो हम क्या कर सकते हैं, सही निर्णय ले सकते हैं। थर्ड देखिए, वास्तविकता का ज्ञान। अब वास्तविकता का ज्ञान होना मतलब रियलिटी का ज्ञान होना बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है, तभी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी निर्णय पे पहुंच सकते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत से हमें वास्तविकता के बारे में जानकारी मिलती है। राजनीतिक सिद्धांत अपनी वैज्ञानिक विषय वस्तु के द्वारा अनुशासन में एक रूपता तथा संबद्धता का विकास करते हैं। इस प्रक्रिया में अनुशासनात्मक स्तर उच्चतम बनता है, जिससे अनेक घटनाओं तथा तथ्यों को समझने में सहायता मिलती है। क्या मतलब है इसका? कि वास्तविकता का ज्ञान हमें कैसे होता है, राजनीतिक सिद्धांत से होता है। अब राजनीतिक सिद्धांत से जब हमें वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है तो क्या होता है कि वैज्ञानिक विषय वस्तु के द्वारा अनुशासन और एक रूपता आता है। अब एक रूपता जब आ जाएगी, संबद्धता आ जाएगी, उसमें विकास हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पूरे समाज में अनुशासन अपने आप आ जाएगा। तो अनुशासनात्मक स्तर ऊंचा हो जाएगा, जिस वजह से क्या होगा कि अनेक घटनाओं तथा तथ्यों को समझने में मदद मिलेगी। ठीक है।
फोर्थ देखिए, समस्याओं के समाधान में सहायक। अब कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उसके समाधान के लिए ये कैसे सहायक है ये देखते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांतों का महत्व राजनीतिक समस्याओं के समाधान से जुड़ा हुआ है। एक राजनीतिक चिंतक, चिंतक कौन होते हैं? जो आप बोल सकते हो जो वैज्ञानिक या विद्वान है वो चिंतक होते हैं, ठीक है, या विचारक है। जो चिंतक का मतलब भी होता है कि सोचना, उस चीज़ के बारे में जो सोचता है, तो परिस्थितियों का गहन अध्ययन करता है और उस परीक्षण के आधार पर अपने कुछ समाधान प्रस्तुत करता है जिनसे मानव जीवन यानी संपूर्ण व्यवस्था को लाभ प्राप्त होता है। अतः समस्याओं के समाधान के दृष्टिकोण से राजनीतिक सिद्धांत की बहुत उपयोगिता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि उपयोगिता क्यों है हमें राजनीतिक सिद्धांत की। तो प्रगति के लिए आवश्यक। अब मानव समाज की अगर हमें विकास करनी है, प्रगति करनी है, तो उसके लिए बहुत आवश्यक है राजनीतिक सिद्धांत। तो राजनीतिक सिद्धांत मानव समाज की राजनीतिक, संवैधानिक तथा वैधानिक प्रगति में सहायक होते हैं। इनके द्वारा नवीन मतलब नए तथ्य, नए विषय का ज्ञान तथा आने वाली समस्याओं के संबंध में पूर्वानुमान मतलब जो चीज़ होने वाला है उससे पहले ही अनुमान लगा लेना, करने में सहायता प्राप्त होती है। वर्तमान वैज्ञानिक युग में राजनीतिक सिद्धांत और अधिक उपयोगी है। क्या बोला है कि अभी के टाइम पे आप देखते हो कि वैज्ञानिक युग आ गया है, कि हर चीज़ साइंटिफिक होती जा रही है। तो वैज्ञानिक युग में क्या होता है कि राजनीतिक सिद्धांत बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है मानव समाज की उपयोगिता के लिए, ना, कि ताकि उसकी विकास हो सके। तो यही चीज़ लिखा हुआ है इसके अंदर। तो 6 देखिए, भविष्य की योजना में सहायक। अब हमारे फ्यूचर का प्लानिंग करने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य केवल वर्तमान परिस्थितियों की समालोचना करना ही नहीं है, वरना नहीं आएगा यहाँ, अथवा भविष्य के लिए योजना निर्धारित करना भी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ परिस्थितियों की समालोचना, मतलब प्रेजेंट टाइम पे जो भी चीज़ हो रही है उस चीज़ के बारे में ही सोचना इसका काम नहीं है। इसका काम क्या है? भविष्य के बारे में भी सोचना इसका काम है। तो भविष्य के लिए योजना निर्धारित करना भी, ताकि एक बेहतर भविष्य का निर्माण किया जा सके। सेवेंथ देखिए, अनुशासन बनाए रखना। अब समाज में अनुशासन बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देखते हैं कि आए दिन क्या होता है, समाज में टकराव देखने को मिलता है, क्योंकि सबके विचार अलग अलग है। तो राजनीति विज्ञान का एकीकरण, शोध, विभाजन आदि राजनीतिक सिद्धांत पर ही निर्भर रहता है कि उसमें क्या क्या चीज़ शोध करना चाहिए और क्या क्या चीज़ इंक्लूड करना चाहिए, ना, क्योंकि इससे व्यवहार में अनुशासन बनाए रखने में सहायता मिलती है। अनुशासन बनाए रखने में हेल्प करता है हमें राजनीतिक सिद्धांत, क्योंकि यही क्या करता है, नियम कानूनों को हमारे तक पहुंचाता है और ये सारी चीज़ें लागू करवाता है ना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका राजनीति के विभिन्न दृष्टिकोण। अब हम ये 4 दृष्टिकोणों के बारे में पढ़ने वाले हैं। उदारवादी दृष्टिकोण, राजनीति के विषय मार्क्सवादी दृष्टिकोण, समझौतावादी दृष्टिकोण, राजनीति का लोकहित दृष्टिकोण। इन चारों के बारे में अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है आपका उदारवादी दृष्टिकोण। उदारवादी दृष्टिकोण राज्य से संबंधित सबसे पुराना तथा वर्तमान युग का सर्वाधिक लोकप्रिय दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण का आरंभ प्रसिद्ध यूनानी विद्वानों प्लेटो और अरस्तु के विचारों से हुआ है। यह विचारधारा राज्य की निरंकुशता का विरोध करता है। देखिए क्या बोला है कि उदारवादी दृष्टिकोण जो कि सबसे पुराना और वर्तमान में सबसे लोकप्रिय दृष्टिकोण है, इस दृष्टिकोण को किसने आरंभ किया है? अरस्तु और प्लेटो ने। तो इस विचारधारा का मतलब है कि सरकार क्या करे, राज्य क्या करे, निरंकुशता का विरोध करता है। जो अरस्तु और प्लेटो है वो कहते हैं कि सरकार को अंकुश लगाना चाहिए लोगों पे, ताकि वो कोई भी टकराव ना हो सके समाज के बीच में। तो राज्य की निरंकुशता का विरोध करता है ये विचारधारा, ठीक है। तो उदारवादी दृष्टिकोण का मानना है कि समाज में लोगों के अलग अलग समूह हैं जिनके हित एक दूसरे से बिल्कुल विरुद्ध है
और राजनीति के द्वारा ही उनके हितों में तालमेल बैठाया जा सकता है कि जब भी कोई लड़ाई होगा इन दोनों के बीच में तो ये राजनीति क्या करेगा, इन दोनों के तालमेल को बिठाने में मदद करेगा। उदारवादी कहते हैं कि राज्य के अलावा परिवार, जाति, चर्च, आर्थिक और सांस्कृतिक संघ जैसी बहुत सी संस्थाएं हैं जिसके मिलने से समाज बना है। मतलब इन सब चीज़ों के मिलने से ही एक समाज का निर्माण हुआ है, ऐसा बोलते हैं उदारवादी दृष्टिकोण वाले लोग। आगे देखिए, समाज में रहने वाले व्यक्तियों की इच्छाओं, आवश्यकताओं के बीच टकराव स्वाभाविक है। यह टकराव संघर्ष का रूप ले सकता है, इससे समाज को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। राजनीति विभिन्न सामाजिक समुदायों का आपस में तालमेल बिठाने में मदद करती है। राजनीति समस्या नहीं, समस्या का समाधान है। क्या बोला है कि राजनीति जो है समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि हम मानते हैं ना कि पॉलिटिक्स में लोग इसलिए नहीं जाना चाहते कि वो सोचते कि पॉलिटिक्स एक गंदी चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्होंने कहा है कि राजनीति समस्या नहीं है, समस्या का समाधान है। मतलब कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसका हल राजनीति द्वारा निकाला जा सकता है। अब हम कुछ विचारक देखते हैं। देखिए, अब इनके विचारक देखते हैं हम, उदारवादी दृष्टिकोण के विचारक। मोरिस दुर्वजर, राजनीति एक ऐसा साधन है जिसके जरिए कानून व्यवस्था और न्याय की स्थापना की जाती है। राजनीतिक शक्ति के प्रयोग से सामान्य हितों की रक्षा संभव है। बोला है कि राजनीतिक शक्ति क्या करती है, हमारे समाज में जो भी हितकारी चीज़ है उसकी रक्षा करती है और लोगों की मदद करती है। तो राजनीति एक ऐसा साधन है जो कानून और न्याय की स्थापना करती है। सेकंड विचारक है हमारे एटिफन बास्की। जहाँ राजनीति है वहाँ कोई ना कोई विवाद रहता है। क्या कहने का मतलब है इनका कि जहाँ राजनीति होगा वहीं पर विवाद जरूर होगा। जहाँ समस्या होगी वहाँ राजनीति जरूर होगी। जहाँ कोई विवाद नहीं होता वहाँ राजनीति नहीं होती। कि अगर विवाद है इसका मतलब राजनीति है, अगर विवाद नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि राजनीति नहीं है उस जगह पे। ऐसा बोला एटिफन बास्की ने। थर्ड विचारक है आपके पीटर ओलियाई। इन्होंने कहा है कि विवाद की दो मान्यता है। पहला है विवाद ऐसे प्रश्न पर हो जो राज्य के परिधि में आए, कि जो चीज़ राज्य के अंडर में उसी परिधि में जाकर उस प्रश्न को किया जाना चाहिए। सेकंड है किसी व्यक्ति के निजी विवाद राजनीति के परिधि में नहीं आते हैं। उदारवादी कहते हैं कि व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया जाना चाहिए, वह अपना भला बुरा समझता है। उनके अनुसार व्यक्ति स्वतंत्र माहौल में अपना विकास कर सकता है। राज्य को व्यक्तियों को स्वतंत्रता दिलाने का प्रयास करना चाहिए। मतलब क्या बोला है कि राजनीति और जो सरकार है वो क्या करेगी, वो व्यक्तियों को स्वतंत्रता दिलाने में मदद करेगी। किस चीज़ की स्वतंत्रता की बात की है यहाँ पे, लोगों की स्वतंत्रता। मतलब लोगों को बोलने का अधिकार, ये सारी चीज़ें तो है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं क्या होता है विचार के तौर पे जकड़े हुए रहते हैं कि इसका ये विचार है, इसका ये विचार है, जिस वजह से लोगों में टकराव देखने को मिलता है। तो इन्होंने कहा है कि लोगों को क्या करना चाहिए, जो राज्य है राज्य को करना चाहिए व्यक्तियों को स्वतंत्रता दिलाने की प्रयास करनी चाहिए। फोर्थ है लॉस्की के अनुसार उदारवाद का संबंध किसी संप्रदाय से कम और मानव स्वभाव से अधिक है। क्या बोला है इन्होंने कि इनका मतलब है कि उदारवाद का मतलब किसी वर्ग जाति से नहीं है, इसका संबंध इंसान के स्वभाव से है कि उसका नेचर कैसा है। थॉमस हॉब्स क्या कहते हैं, थॉमस हॉब्स का कहना है कि राजनीतिक चिंतन का केंद्र व्यक्ति है। उसने राजनीतिक विज्ञान और मानव प्रकृति के विश्लेषण पर अधिक बल दिया है। क्या बोलना चाहते हैं ये कि मतलब यह है कि हॉब्स ने राजनीति के बारे में सोचने का केंद्र व्यक्ति को बताया है और राजनीतिक विज्ञान को और इंसान के स्वभाव के बारे में ज़्यादा बताया है। नेक्स्ट देखिए समाज में संघर्ष। अब समाज में संघर्ष क्यों होते हैं, तो उदारवादी का मानना है कि समाज में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से जो टकराव होता है उसे रोकने के लिए ही राज्य को बनाया गया है। सेकेंड है विवाद का कारण व्यक्ति की प्रवृत्ति, स्वभाव, जिसकी वजह से समाज में टकराव व संघर्ष होते रहते हैं। ठीक है। थर्ड देखिए समाज में विभिन्न विचारधाराओं की वजह से ही टकराव होते हैं, जैसे रूढ़िवादी विचारधारा, गुस्से वाला स्वभाव, उदारवादी विचारधारा।
क्या बोला है कि समाज में अलग अलग विचारधाराओं के लोग रहते हैं, जिस वजह से आपस में उनका टकराव होता है। जैसे रूढ़िवादी विचारधारा है, कि रूढ़िवादी विचारधारा होता क्या है, जैसे जो पुरानी सोचों को ज़्यादा मायने देता है, पुरानी संस्कृति को ज़्यादा मायने देता है, वो बदलाव चाहता ही नहीं है बिल्कुल भी। जैसे कि एक है ना, बहुत सारे कि दूध अगर उबल जाता है ज़्यादा, अगर गिर गया तो फिर वो अच्छा माना जाता है, या कांच टूट जाता है तो अच्छा माना जाता है, या बिल्ली रास्ता काट देती है तो खराब माना जाता है। तो ये सारी जो विचारधाराएं होती है ना, वो रूढ़िवादी विचारधाराएं होती है। तो जो रूढ़िवादी विचारधारा के लोग होते हैं, वो ज़्यादातर जिद पे अड़े होते हैं कि नहीं, हम जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। और जो गुस्से वाला स्वभाव है, तो जो गुस्से वाला स्वभाव वाला व्यक्ति होगा, उससे तो हमेशा जो नॉर्मल व्यक्ति, उससे लड़ाई होता रहेगा ना। और जो दो अगर गुस्से वाले, मान लीजिए एक गुस्सा वाला इंसान है और दूसरा भी गुस्सा वाला इंसान है, तो दोनों के बीच में टक्कर होगा। तो क्या होगा, इनकी लड़ाई सुलझाने के लिए कहीं ना कहीं किसी चीज़ को होना चाहिए। जैसे कि अभी है हमारे हाई कोर्ट है, सरकार है, तो वो क्या करेगा, अगर ये ज़्यादा लड़ाई बढ़ जाता है इन दोनों का, तो ये मदद करता है इन दोनों की लड़ाई में तालमेल लाने का। ठीक है। तो उदारवादी विचारधारा, उदारवादी का तो मानना ही है कि इंसान को क्या कर देना चाहिए, स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। तो स्वतंत्र छोड़ देंगे तो क्या होगा, जो रूढ़िवादी विचारधारा है उनको अच्छा नहीं लगेगा और समाज में टकराव बढ़ जाएगा इससे। आगे देखिए, समाज में टकराव का और क्या क्या कारण है। राज्य और भाषाई विभिन्नता। राज्य विभिन्नता, व्यक्ति हमेशा अपने क्षेत्र के लिए लड़ता है, वह अपने आप को सिर्फ उसी क्षेत्र का मानता है तथा वह भारतीय न अपने आप को बोलकर राज्य व क्षेत्र के आधार पर संबोधित करता है। जैसे राजस्थान में रहने वाले व्यक्ति अपने आप को राजस्थानी कहलाता है। क्या मतलब है कि जो राज्य विभिन्नता है, इसका मतलब है कि अभी के टाइम पे आप देखते हो कि हर कोई अपने स्टेट के लिए लड़ता है, कि जहाँ पे वो मतलब जहाँ पे उसका जन्म हुआ है, उसी चीज़ को वो अपना जन्मभूमि मानता है और उस चीज़ के लिए लड़ता है वो। लेकिन वो ये नहीं सोचता है कि ये पूरी जो इंडिया है वो उसी की है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के चक्कर में आपस में समाज में टकराव देखने को मिलता है। सेकेंड है भाषा में विभिन्नता। भारत एक विविधता वाला देश है जहाँ विभिन्न भाषा बोली जाती है, परंतु हर व्यक्ति अपने राज्य व क्षेत्र की भाषा के लिए लड़ता है और उसे श्रेष्ठ मानता है। हर व्यक्ति अलग अलग भाषा को राष्ट्रीय भाषा नियुक्त करवाना चाहता है, जिसकी वजह से समाज में टकराव देखने को मिलता है। आगे देखिए और किन किन वजह से समाज में टकराव होते हैं। जाति भिन्नता या जातीय असमानता। भिन्नता या समानता संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। विश्व का कोई भी समाज हर दृष्टि से समान नहीं है। विश्व के अन्य देशों में भी जाति की कुछ विशेषता मिलती है, क्योंकि वहाँ जाति की तरह अनेक बातों का निर्धारण जन्म से होता है। जैसे कि भारत में ऊंची जाति व नीची जाति में भेदभाव देखने को मिलता है। धार्मिक विभिन्नता, व्यवसाय विभिन्नता, ये सारी चीज़ें आप देखते हैं कि धार्मिक विभिन्नता कैसे, जैसे हिंदू लोग मानते हैं कि उनका ज़्यादा जो कल्चर है वो अच्छा है, मुस्लिम लोग मानते हैं कि उनका कल्चर ज़्यादा अच्छा है, सिख लोग मानते हैं कि उनका ज़्यादा कल्चर अच्छा है। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है कि कास्ट में धार्मिक जो कल्चर्स हैं उन सब में विवाद हो जाता है और समाज में टकराव देखने को मिलता है। व्यवसाय में विभिन्नता कैसे हो जाती है कि आप देखते हो कि कोई अगर अच्छा जॉब कर रहा है या गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो उसको ज़्यादा मान्यता मिलती है। अगर कोई रिक्शा चालक है, रिक्शा चला रहा है या और कोई काम कर रहा है तो उसको नीची दृष्टि से देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलता है। तो आप ये दोनों पॉइंट के बारे में लिख सकते हो खुद से। आगे देखिए, संसाधनों का अभाव। संसाधनों के अभाव की वजह से भी समाज में टकराव देखने को मिलता है। संसाधनों की कमी की वजह से भी समाज में टकराव देखने को मिलता है तथा समाज में आए दिन संसाधन की वजह से घोटाला सामने आता है, जैसे आवास, शिक्षा, चिकित्सा आदि। नस्लीय विविधता। हर नस्ल के लोगों में कुछ खास खूबियां होती है जो उसे दूसरे नस्लों से कमतर या बेहतर बनाती है, जिसकी वजह से टकराव देखने को मिलता है। देखिए, मैंने आपको इतना लिखवाया है, लेकिन आप इसको और एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। देखिए, इतना सारा विवाद है, समाज में टकराव देखने को मिल रहा है, तो अब इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए। तो तालमेल के साधन कौन कौन से हैं? कानून और अदालत, संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की राजनीति, संसदीय वाद विवाद, राजनीतिक संस्थाएं, चुनावी प्रतियोगिता। अब ये सारे टॉपिक मैंने आपको दे दिया है, आप
इन सबको एक्सप्लेन कर सकते हो अच्छे से। कानून और अदालत जो है, जैसे आपको पता है कि हमारा कानून क्यों बना हुआ है, इसलिए बना है ना ताकि क्या हो सके, ऊंची जाति नीची जाति या किसी भी तरह का अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, तो उन सब चीज़ों या समाज में जो टकराव हो रहा है उन सब चीज़ों को दूर करने के लिए कानून को बनाया गया है। अदालत इसलिए ही स्थापित हुए ताकि क्या हो सके, इन सब चीज़ों का न्याय मिल सके लोगों को। तो ये इस पे आप अच्छे से पॉइंट बना के लिख सकते हो, ठीक है। सेकंड है आपका संस्थाएं हित समूह। जो आप देखते हो कि सरकार तो है ही हमारे हित के लिए, लेकिन संस्थाएं भी, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन भी बने हुए हैं, छोटे छोटे संस्थाएं, आश्रम टाइप के बने हुए हैं जो हित समूह चलाते हैं, जो समाज में आपने देखा होगा कि महिला को बचाने के लिए एक ग्रुप होता है जिसमें क्या कर सकते हैं, महिला पे भी जो भी अन्याय हो रहा है वो उस हित समूह से हेल्प ले सकती है जाकर, ताकि उसके शोषण को रोका जा सके। तो ये सारी चीज़ आप लिख सकते हो। थर्ड है आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर की राजनीति। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की राजनीति है तो उसमें अगर कोई विवाद हो जाता है तो उसको सुलझाने के लिए भी कोई ना कोई होना चाहिए, है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की राजनीति इसलिए की जाती है ताकि समाज में या जो देश में टकराव देखने को मिलता है वो ना हो सके। संसदीय वाद विवाद। अब संसदीय वाद विवाद इसलिए होता है ना क्योंकि क्या हो सके, हमारे जो भी नियम कानून बन रहे हैं वो सही ढंग से लागू हो सके और लोगों की भलाई के लिए हो सके। अब राजनीतिक संस्थाएं, अब राजनीतिक संस्थाएं भी वही चीज़ है, वो भी लोगों के हित की काम करती है और क्या करती है, तालमेल बिठाने की कोशिश करती है। चुनावी प्रतियोगिता में अगर मान लीजिए कि कोई वोटिंग होता है तो वोटिंग के दौरान ये हो सकता है ना कि वो कहे कि मैं इस पार्टी को चाहता हूँ, या वो कहते हैं कि मैं उस पार्टी को चाहता हूँ। तो इस सब चीज़ों का निर्णय कौन लेगा कि कौन ज़्यादा बेहतर है, तो इसलिए चुनाव कराया जाता है ताकि तालमेल बिठाया जा सके कि ऐसा ना हो कि भेदभाव हो जाए किसी के साथ। चुनाव में तो सबने इंडिविजुअल किया है ना, तो किसी को भी नहीं पता है वो चीज़ जो कौन जीतने वाला है। लेकिन क्या होगा, जब लोगों का मत मिलेगा, जब इकट्ठा होगा वोट, तो पता चलता है कि हाँ कितने लोग क्या चाहते हैं, तो इस पे विवाद भी नहीं हो सकता है। तो आप इन सब चीज़ों के बारे में लिख सकते हो अच्छे से। सेकंड है आपका राजनीति के विषय में मार्क्सवादी दृष्टिकोण। पहले हम मार्क्सवादी दृष्टिकोण पढ़ने से पहले परिचय देख लेते हैं इसका। मार्क्सवाद विचारधारा कार्ल मार्क्स की विचारधारा है तथा उनके नाम पर ही मार्क्सवाद नाम पड़ा। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में हुआ था तथा यह जर्मनी का रहने वाला था। मतलब है कि जो ये विचारधारा है वो कार्ल मार्क्स की विचारधारा से प्रभावित होकर आया है और मार्क्सवाद नाम पड़ा इनके नाम ही से है। और इनका जन्म कब हुआ था, कार्ल मार्क्स का 1818 में हुआ था और ये जर्मनी का रहने वाले थे, जिसने उस समय में आर्थिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया और बताया है कि कैसे एक वर्ग और बहुत ज़्यादा गरीब तो एक वर्ग बहुत ज़्यादा अमीर है, कि कैसे एक वर्ग क्या कर रहा है, दूसरे वर्ग को कहीं ना कहीं दबा रहा है, उसका शोषण कर रहा है। यह विचारधारा उदारवाद के विपरीत मानी जाती है। मार्क्सवाद ऐसी विचारधारा है जो कार्ल मार्क्स की विचारधारा से विकसित हुआ है। इन्होंने उदारवाद की आलोचना की और उदारवादी विचारधारा को गलत बताया। मार्क्सवाद ने निजी क्षेत्र जिन पर व्यक्तियों या गैर सरकारी संस्थाओं का स्वामित्व या आयोजन होता है उसे निजी क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो इस मार्क्सवाद का विरोध किया। मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार समाज में समानता लाना है। इसमें क्या बोला है आपको कि हमने ये देखा कि मार्क्सवाद किससे आया है, ये कार्ल मार्क्स की विचारधारा से विकसित हुआ है। इन्होंने क्या किया था, ये बिल्कुल उदारवाद से विपरीत विचारधारा थी। इन्होंने उदारवाद की आलोचना की और उदारवादी विचारधारा को गलत बताया। मार्क्सवाद ने क्या कहा था कि निजी क्षेत्र जिन पर व्यक्तियों या गैर सरकारी संस्थाओं का कोई भी स्वामित्व एवं आयोजन होता है उसका विरोध किया इन्होंने। और मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार समाज में समानता लाना ही मार्क्सवाद या कार्ल मार्क्स का विचारधारा कहलाता है, ठीक है। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। मार्क्सवाद विचारधारा, मार्क्सवाद बहुत ही महत्वपूर्ण विचारधारा मानी जाती है। यह कार्ल मार्क्स और एंगेल्स की रचनाओं पर आधारित है। राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत मार्क्सवादी दृष्टिकोण से अभिप्राय यह है कि कार्ल मार्क्स के राज्य व राजनीति को लेकर क्या विचार थे। दरअसल ज़्यादातर दृष्टिकोणों में जहां
राज्य को शोषण समाप्त करने, लोगों की रक्षा करने, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने, समानता लाने व किसी भी समाज का शासन चलाने के लिए अनिवार्य तत्व बताया गया है। वहीं मार्क्सवादी दृष्टिकोण राज्य को आवश्यकता को सिरे से नकारता है। वो क्या कहता है कि राजनीतिक जो है ना उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये कहता है कि अभी हमने उदारवाद में क्या पढ़ा था कि वो उदारवाद मानते हैं कि राजनीति समाज को चलाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है, लेकिन मार्क्सवाद इस चीज़ को मना करते हैं और नकारते हैं। कहते हैं कि नहीं, जो राज्य है, राज्य की वजह से ही क्या हो पा रहा है, समाज विकास नहीं कर पा रहा है, राज्य की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है समाज को। ऐसा कहते हैं मार्क्सवाद दृष्टिकोण वाले लोग। मार्क्सवादी दृष्टिकोण का मानना है कि राज्य खुद ही व्यक्ति का शोषण करता है तथा यह संघर्षों को जन्म देता है। मार्क्सवादी लोग वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ढांचे को समाप्त करके उसके स्थान पर वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ऐसा समाज बने जहाँ पे ना तो राजनीतिक हो, ना ही कोई एक वर्ग हो, जैसे हिंदू मुस्लिम या कोई ग्रुप जो बने होते हैं ना, वर्ग विहीन समाज हो, इसकी स्थापना करना चाहते हैं मार्क्सवादी लोग। नेक्स्ट देखिए, जिसमें ऊंच नीच, जात पात या अमीर गरीब जैसा कोई वर्ग ना हो तथा सभी आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से एक समान रहे। मार्क्सवादी इसके लिए राज्य की आवश्यकता को नहीं मानते। इस समानता को पाने के लिए कार्ल मार्क्स सर्वहारा क्रांति का सिद्धांत देते हैं, जिसके अनुसार अमीरों और गरीबों के बीच एक दिन संघर्ष होगा और गरीब जीत जाएंगे क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा है, तथा जीतने के बाद वह एक साम्यवादी व्यवस्था का निर्माण करेंगे जिसमें वह योग्यतानुसार कार्य करेगी तथा आवश्यकतानुसार पैसा लेंगे। देखिए क्या बोलते हैं मार्क्सवादी विचारधारा। मार्क्सवादी विचारधारा का कहना है कि एक दिन ऐसा समाज आएगा, आपको पता है कि हम जब स्टार्टिंग थे ना, जब हम स्टार्टिंग के आदि मानव थे, तो उस टाइम पे क्या था कि हम कच्चे चीज़ों को खाया करते थे। उस टाइम पे ना तो कोई राजनीति थी, कुछ भी नहीं था, वर्ग विहीन समाज था, ना तो कोई वर्ग था, ना ही कोई जाति थी, कुछ भी नहीं था। तो उस टाइम की बात करते हैं कार्ल मार्क्स। वो कहते हैं कि उस टाइम पे जब कुछ भी नहीं था, तो अगर ये अन्याय धीरे धीरे ऐसे बढ़ता जाएगा तो हम उस काल में वापस चले जाएंगे। मतलब कि आदि मानव से हम अभी प्रेजेंट टाइम पे आए हैं, लेकिन अगर ऐसे ही पूंजीपतियों का क्या होता रहेगा, शोषण करते रहेंगे, अगर पूंजीपति जो अमीर लोग हैं वो गरीबों का शोषण करते रहेंगे, तो क्या होगा, फिर से ये समाज उस टाइम पे चला जाएगा और उस टाइम पे जाकर अपना वो जो भी उनका अधिकार है वो लेगा। तो इनका कहने का मतलब है कि एक दिन संघर्ष होगा, कि क्या होगा कि अचानक से, तो यही सारी चीज़ें मार्क्सवादी लोग कहते हैं। कार्ल मार्क्स ने ऐसा कहा है कि मार्क्सवादी इसके लिए राज्य की आवश्यकता को नहीं मानते। इस समानता को पाने के लिए कार्ल मार्क्स को सर्वहारा क्रांति का सिद्धांत देते हैं, जिसके अनुसार अमीरों और गरीबों के बीच एक दिन संघर्ष होगा और गरीब जीत जाएंगे क्योंकि इनकी जो संख्या होगी वो बहुत ज़्यादा अधिक होगी, और तथा जीतने के बाद वह एक साम्यवादी व्यवस्था का निर्माण करेंगे जिसमें योग्यता के अनुसार, स्किल्स के अनुसार कार्य करेंगे तथा आवश्यकता अनुसार पैसा मिलेगा। मतलब जिसकी जितनी योग्यता होगी उस अनुसार से उसको पैसे मिलेगा। इस प्रकार सब समान हो जाएंगे तथा अमीर गरीब का वर्ग संघर्ष समाप्त हो जाएगा, जिससे राजनीति तथा राज्य की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हालांकि मार्क्सवादी दृष्टिकोण के आधार पर हुई रूसी क्रांति के बाद वो समानता देखने को नहीं मिली जिसकी बात मार्क्स ने की थी, बल्कि सोवियत समय के दौरान सत्ता समाज में बंटने की बजाय कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित हो गई थी। आगे देखिए मार्क्सवादी दृष्टिकोण। अब मार्क्सवादी सिद्धांत के प्रमुख लक्षण देखते हैं हम। वर्ग संघर्ष। अब वर्ग संघर्ष होगा तो कैसे होगा? समाज में दो वर्ग है, पहला पूंजीवादी वर्ग और दूसरा मजदूर वर्ग। सरकार के द्वारा एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। थर्ड है, हमेशा राजनीतिक शक्ति उस वर्ग के हाथ में रहे हैं, उत्पादन के साधन पर अधिकार रहा है। ज़्यादातर उन्हीं लोगों के हाथ में शक्ति रही है जो कि अमीर रहे हैं, पूंजीपति लोग रहे हैं। तो
अगर वो पूंजीपति है, वो अमीर है, तो वो क्या कर सकते हैं, किसी भी उत्पादन, किसी भी चीज़ को खरीद सकते हैं, किसी भी साधन को वो खरीद सकते हैं, उन पे उनका अधिकार हो सकता है। मार्क्सवादी लोग मानते हैं कि पूंजीपति वर्ग ने हमेशा से मजदूर वर्ग का शोषण किया है और इसलिए मार्क्सवादी इसका विरोध करते हैं। ठीक है, तो क्या बोला है कि मजदूर वर्ग का शोषण किया गया है हमेशा से, इस वजह से ही मार्क्सवादी क्या करते हैं, राजनीतिक का विरोध करते हैं, सरकार का विरोध करते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्रांति का सिद्धांत। वर्ग संघर्ष के कारण बदलाव चाहने वाली शक्तियां लगातार मजबूत बनती जाती हैं तथा पूंजीपति वर्ग परिवर्तन का विरोध करते हैं। धीरे धीरे समाज क्रांति की ओर अग्रसर हो जाता है। पूंजीवादी व्यवस्था क्योंकि श्रमिकों और किसानों के हित में कभी काम नहीं करती है, इसलिए श्रमिकों और किसानों के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं होता कि वह बलपूर्वक सत्ता को हथिया ले। मतलब है कि ये सारी चीज़ें क्या होती है, पूंजीपतियों के पास होती है पावर्स, जिस वजह से मजदूर मजबूर हो जाते हैं और बलपूर्वक सत्ता को हथिया लेते हैं। कार्ल मार्क्स के शब्दों में क्रांति वह नए समाज को जन्म देने में मदद करती है। क्रांति के माध्यम से ही मजदूरों को सत्ता हथियाने का मौका मिल सकता है। अब लेनिन के अनुसार क्या बोलते हैं वो, कि ये धारणा थी कि जो लोग धीरे धीरे समाजवाद लाने यानी विकासवादी समाजवाद में विश्वास रखते हैं वह भूखों की दुनिया में रह रहे हैं। उन्होंने विस्तार से इस बात पर प्रकाश डाला कि कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य किस प्रकार पुलिस, सेना और प्रशासन में घुसपैठ करके क्रांति के मार्ग को खत्म कर देंगे। क्या बोला है कि लेनिन कहते हैं कि जो लोग सोचते हैं क्या हो जाए, समाजवाद आ जाएगा और विकास होगा लोगों का, तो वो सारा चीज़ वो गलत सोचते हैं, क्योंकि ये भूखों की दुनिया है जहाँ पे क्या होता है, हमेशा शोषण किया जाता है गरीबों का। तो उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला है कि जैसे कम्युनिस्ट पार्टी है तो वो क्या करती है, वो कैसे न कैसे करके घुसपैठ करके या पुलिस सेना की मदद से वो क्रांति को ख़त्म करके ही रहेगी। नेक्स्ट देखिए, मजदूरों की तानाशाही। एक दिन ऐसा आएगा कि समाज में पूंजीपति मिलकर मजदूरों का इतना शोषण करेंगे कि एक दिन मजदूर वर्ग इसका मिलकर विरोध करेंगे और एक नई क्रांति आएगी, जिस क्रांति के बाद मजदूर वर्ग का ही तानाशाही होगा। समाजवादी राज्य में भी हिंसा और दबाने की आवश्यकता होगी, लेकिन उसका स्वरूप बदल जाएगा। मतलब अब क्या होगा कि दबाने की कोशिश तो होगी, हिंसा तो होगी, लेकिन क्या होगा, इसका सिर्फ स्वरूप बदल जाएगा कि अब मजदूर दबाएंगे अमीरों को। लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छा करने के लिए आर्थिक क्षेत्र में सरकार का पहला काम होगा। वहाँ रेलवे, हॉस्पिटल, शिक्षा व्यवस्था, कारखाने, इन सब के बीच आप कोमा लगा दीजिएगा, इन सभी पर सबका बराबर अधिकार हो जाएगा। जब क्या होगा कि मजदूरों की जब तानाशाही आ जाएगी तो इन सभी चीज़ों पे बराबर से समाज में हक मिलेगा लोगों को। देखिए, अब जब मजदूरों की तानाशाही आ जाएगी तो क्या होगा, समाज वर्ग विहीन हो जाएगा, क्योंकि मार्क्सवाद लोग चाहते क्या है, वो यही तो चाहते हैं ना कि वर्ग विहीन समाज बने। तो मार्क्स का कहना है कि मजदूरों की क्रांति से न केवल पूंजीवादी व्यवस्था ही विनाश होगी, बल्कि धीरे धीरे राज्य की संस्था भी खत्म हो जाएगी। पूंजीवादी व्यवस्था के खत्म होने के बाद वर्ग संघर्ष क्योंकि खत्म हो जाएगा, इसलिए धीरे धीरे वर्ग विहीन तथा राज्य विहीन व्यवस्था स्थापित होगी। उस व्यवस्था में आर्थिक तौर पर सभी लोग संतुष्ट होंगे और सामाजिक तौर पर सभी समान होंगे। राजनीति का नियंत्रण किसी वर्ग विशेष के हित के लिए नहीं होगा तथा समाज के लिए होगा। मतलब अब इसमें क्या होगा, सब कुछ इक्वल हो जाएगा, ना तो कोई वर्ग होगा और ना ही उस पर एक्स्ट्रा कोई ध्यान दिया जाएगा। मतलब सभी को इक्वल माना जाएगा और ना ही कोई अमीर बच जाएगा और ना ही कोई गरीब बच जाएगा। नेक्स्ट दृष्टिकोण है हमारा समझौतावादी दृष्टिकोण। राजनीति वह राजनीतिक शक्ति के संबंध में प्रचलित प्रमुख दृष्टिकोणों उदारवाद, मार्क्सवाद के अतिरिक्त एक और दृष्टिकोण का प्रचलन है और वह है समझौतावादी दृष्टिकोण। समझौता का मतलब आप क्या समझते हैं कि जब किसी भी चीज़ का न्याय हो, है ना, या समझौता कराया जाए, दोनों के बीच में तालमेल बिठाया जाए, तो उसको हम बोल सकते हैं समझौता। तो समझौतावादी दृष्टिकोण क्या है,
उदारवाद व मार्क्सवाद में न केवल मौलिक अंतर है अपितु ये दोनों एक दूसरे के विरोधी भी हैं। जैसे उदारवाद समाज में जहाँ लोग वर्ग एक दूसरे की मदद के सिद्धांत को मानता है, वहाँ मार्क्सवाद वह संघर्ष के सिद्धांत की निरंतरता पर बल देता है। तो मार्क्सवाद और उदारवाद का बताया हुआ है कि कैसे उदारवाद मार्क्सवाद से अलग है, वैसे समझौतावादी कैसे अलग है इससे। आगे देखिए, उदारवाद जहां राजनीतिक शक्ति से सार्वजनिक भलाई की अपेक्षा करता है, कि सार्वजनिक का मतलब होता है सभी लोगों की भलाई। तो जहां मार्क्सवाद का स्पष्ट मत है कि राजनीतिक शक्ति पर जिस वर्ग का नियंत्रण होता है वह उसी के अनुसार कार्य करता है तथा आज्ञा के अनुसार कार्य करता है। तो मार्क्सवाद में क्या होता है कि राजनीतिक शक्ति पर जिस वर्ग का नियंत्रण होता है ना, कि कभी ना कभी तो ऐसा टाइम आएगा ना कि एक या तो मजदूरों का ही तानाशाही चलेगा या तो पूंजीपतियों का ही चलेगा। तो कोई ना कोई तो एक टाइम ऐसा ही आएगा, ऐसा तो नहीं है ना ये हमेशा चलता ही रहेगा। तो वो ही चीज़ बोला है कि इसके अनुसार फिर क्या हो जाएगा, कभी ना कभी एक दूसरे के हाथ में आता रहेगा, जिस वजह से ये एक आज्ञा के अनुसार कार्य करेंगे। कि कभी पूंजीपतियों के हाथ में जाएगा तो उनके आज्ञा का पालन करेंगे, कभी मजदूरों के हाथ में जाएगा तो उनके आज्ञा का पालन करेंगे। इसलिए सार्वजनिक भलाई की उससे आशा करना एक वहम है। इसी तरह अन्य पक्षों पर भी यह दोनों दृष्टिकोण एक दूसरे से हमेशा सहमत नहीं है। यह सूचना सभी को दी गई है कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहकर ही उसके व्यक्तित्व का सभी में विकास संभव है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का चारों ओर से विकास करने के लिए उसके व्यक्तित्व से संबंधित समस्त पक्षों का विकास आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए समाज में बहुत सारे समुदाय बनाए गए हैं। यह संगठन क्योंकि व्यक्तित्व के विकास में मदद करते हैं, इसलिए व्यक्ति इनकी सदस्यता स्वीकार करता है। इन्हीं समुदायों में से एक समुदाय राज्य है, जो राजनीतिक शक्ति का प्रयोग व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए करता है। क्या बोला इसमें कि समझौता कैसे हम दिला सकते हैं लोगों को, है ना। समझौतावादी दृष्टिकोण का मतलब ही ये होता है कि समझौता कराने वाला विचारधारा, जिसमें वो विचारक चाहते हैं कि समझौता हो। आगे देखिए, व्यक्ति अपनी इच्छा हो वह आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयास में लीन रहता है, जिसके कारण विवादों का उत्पन्न होना स्वाभाविक हो जाता है। कि मनुष्य क्या करता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कहीं ना कहीं निरंतर प्रयास करता रहता है, जिस वजह से विवादों को उत्पन्न वो कर देता है और स्वाभाविक हो जाता है वो विवाद। इन विवादों का जब तक संपूर्ण समाधान ना हो जाए तब तक सामंजस्य अथवा समझौते की प्रक्रिया चलती रहती है। इस प्रक्रिया के समर्थकों ने राजनीति को समझौते की कला के रूप में देखा है, कि समझौता कराना भी क्या है, एक कला है। आगे देखिए, समझौते का कारण। अब समझौते का कारण क्यों है, समझौता क्यों करवाना जरूरी होता है, कि स्वार्थ अथवा व्यक्तिगत संपत्ति के कारण भूमि पर स्थायी अधिकार, और इसका परिणाम यह हुआ कि लालच की भावना तथा अहंकार बढ़ गया। क्या मतलब है कि जैसे जैसे स्वार्थ बढ़ा, है ना, लोगों के पास भूमि आई, जमीन जायदाद आई, जिस वजह से उनके मन में लालच पैदा हो गया, और उस लालच और उस अहंकार की वजह से समाज में और पाने की इच्छा होने लग गई, और इस इच्छा ने क्या किया, समाज में एक टकराव को पैदा किया, जिसको सॉल्व करने के लिए समझौते की ज़रूरत होती है। तो जब प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक भूमि पर अधिकार करने की इच्छा करने लगा तो शांति का जीवन खत्म हो गया, फिर हर जगह लड़ाई होना स्टार्ट होने लग गया समाज में, और समाज अशांति फैल गया। तो इन विवादों का समाधान चाहे वास्तविक हो अथवा राजनीति व राजनीतिक शक्ति पर ही निर्भर करता है। तो इस सब चीज़ों, जब ये जो अशांति फैल गई, इन सब चीज़ों का विवाद का समाधान कौन निकालेगा, राजनीतिक शक्तियाँ निकालेगी नियम कानून से। और जैसे हमारे हाई कोर्ट बने हुए हैं, तो वो क्या करते हैं, इन्हीं सब चीज़ों के मामलों की सुनवाई करते हैं। तो समझौता राजनीतिक शक्ति के माध्यम से ही होता है, लेकिन राजनीतिक शक्ति पर जिसका नियंत्रण अधिक होता है, प्रभाव अधिक होता है, उसका झुकाव भी उसी की ओर हो जाता है। मतलब वही चीज़ हो गया कि जो अमीर लोग होंगे उसका
का जो न्याय है उसको जल्दी मिलेगा, क्योंकि उन सब चीज़ों में क्या होता है, पैसे भी बहुत सारे लगते हैं वकील करने में। तो जिस वजह से जो अमीर लोग होंगे वही उस चीज़ को कर पाएंगे, और गरीब लोग फिर भी अन्याय ही सहेंगे, उनको न्याय नहीं मिल पाएगा। भले ही वह न्याय संगत ना हो, लेकिन कारण संगत अवश्य हो जाता है। लेकिन अगर वो न्याय संगत नहीं भी है, लेकिन कहीं ना कहीं कारण संगत जरूर हो जाएगा। यह आवश्यक नहीं है कि कारण अर्थात राजनीतिक शक्ति का आदेश सदैव न्याय वाली हो। जो शक्तिशाली होता है, जिसका प्रभाव अधिक होता है, राजनीतिक उससे निश्चित तौर पर प्रभावित होने को बाध्य हो जाती है। मतलब वही चीज़ है कि जिसके पास जितना पैसे होगा, जितना पावर होगा, उसकी तरफ वो निश्चित यही चीज़ है कि वो बाध्य हो जाएगा, राजनीतिक बाध्य हो जाएगा कि उसी की ओर से सुनवाई हो। कि जैसे अमीर आदमी, आगे देखिए समझौता। विवादों के निपटारे के संबंध में राजनीति शक्ति की भूमिका कभी कभी एक तरफा हो जाती है। इस स्थिति में समाधान अस्थायी बनकर रह जाता है। विरोधी पक्ष उससे स्वीकार करने को तत्पर नहीं होता, क्योंकि दंड के भय से वह उसे कुछ समय के लिए मान जरूर लेता है। मान का मतलब होता है, जैसे आप बोल सकते हो पैसे, या कोई आप जो वो देते हो अपनी न्याय को सुनवाई करने के लिए, वकील को जब आप पैसे देते हो तभी वो आपकी तरफ से लड़ता है। तो इसी कारण कानूनों में प्राय संशोधन, परिवर्तन अथवा पूर्ण परिवर्तन अर्थात उलट स्थिति भी देखने को मिलता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि परिवर्तन हमेशा संविधान में होते रहते हैं और कानूनों में संशोधन होता रहता है, और ताकि क्या कर सके, वो समझौता दिला सके लोगों को। आगे देखिए, राजनीति का यह समझौतावादी दृष्टिकोण धीरे धीरे समान कार्यकर्ता दिखलाई देता है, लेकिन यह सब जब तक ही चल सकता है जब तक किसी टकराव, विवाद अथवा समस्या का निदान वास्तविक रूप में नहीं हो जाता। जैसे मजदूर व मालिक, सशक्त व शोषित, धनी व गरीब अथवा शक्तिशाली देश व निर्बल देश के मध्य जो समझौते होते हैं। तो ये क्या होता है कि आपने देखा है कि क्या होता है, कोर्ट में होता है, लंबे समय तक केस चल रहे होते हैं, तो जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये लंबा चलता ही जाता है। तो जिस वजह से ये समझौता बहुत ही देरी के बाद मिलता है, या आप बोल सकते हो न्याय बहुत देर के बाद मिलता है, बहुत सालों के बाद न्याय मिल पाता है। तो वह ना तो सदस्य न्याय संगत होते हैं और ना ही स्थायी राजनीतिक शक्ति में परिवर्तन इन समझौतों को निर्णायक रूप में प्रभावित करते हैं। देखिए, राजनीति की समझौतावादी दृष्टिकोण। राजनीति के इस समझौतावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत विभिन्न कारक भूमिका महत्वपूर्ण होती है, जैसे विवादों के संबंध में कानूनों की उपस्थिति, संघर्षों व मतभेदों के बावजूद एकता व सहमति की भूमिका का सिद्धांत, शांतिपूर्ण परिवर्तन की सतत प्रक्रिया का उपाय, लोकतांत्रिक मूल्यों की वकालत, राजनीतिक दलों के गठन करने की स्वतंत्रता तथा दबाव व हित समूहों की स्थापना तथा समझौते की राजनीति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका आदि। इन्हीं माध्यमों की भूमिका के विश्लेषण ने संभवतः बर्नार्ड क्रिक को बाध्य किया है। आधुनिक लोकतांत्रिक समाजों के राजनीति के माध्यम से ही शासन किया जाता है। क्या बोला इन्होंने कि बर्नार्ड क्रिक के अनुसार जो आधुनिक लोकतंत्र है ना, कि जो अभी के टाइम का लोकतंत्र है, समाज के राजनीति के माध्यम से ही शासन किया जाता है। कि अभी लोकतंत्र का मतलब यही होता है ना कि लोगों के द्वारा शासन किया जाना, या लोगों के द्वारा मत द्वारा जो सरकार को चुना जाता है, उससे उस पार्टी, उस जगह को या उस समाज को हम लोकतांत्रिक समाज कहते हैं। तो उन्हीं की बात की गई है बर्नार्ड क्रिक ने। फोर्थ है आपका राजनीति का लोकहित दृष्टिकोण। 20वीं शताब्दी के दौरान राजनीति के संबंध में एक नए दृष्टिकोण के प्रस्थापना का प्रयास हुआ, और वह है कि राजनीति के माध्यम से सार्वजनिक हित की स्थापना की जाती है। अर्थात राजनीति व राजनीतिक शक्ति का उद्देश्य सार्वजनिक हित की पूर्ति है, कि सभी लोगों की क्या हो सके, लोकहित हो सके, हित हो सके, उनकी भलाई हो सके। प्राचीन काल से लेकर आज तक मार्क्सवादियों को छोड़कर लगभग सभी राजनीतिक
राजनीतिक विचारकों व राजनीतिक शक्तियों के शासकों में से किसी ने इस बात में सिद्धांततः इनकार नहीं किया कि राजनीति व राजनीतिक शक्ति का उद्देश्य जन कल्याण नहीं है। कि सबने बोला है कि राजनीति का उद्देश्य जन कल्याण ही है। सिर्फ मार्क्सवादियों को छोड़कर ऐसा सभी विचारकों ने या सभी दृष्टिकोण के लोगों ने कहा है कि जन कल्याण अगर होगा तो वो राजनीतिक शक्ति द्वारा होगा। आगे देखिए, अर्थात सभी ने राजनीति को लोकहित के साधन के रूप में प्रस्तुत किया। प्लेटो, अरस्तु, लॉक, रूसो आदि सभी विचारकों ने यह अपेक्षा की राज्य को सार्वजनिक कल्याण करना चाहिए, लेकिन यह एक कटु सच्चाई है कि राजनीतिक शक्ति के सतत प्रयोग होने के बावजूद सार्वजनिक हित की प्राप्ति मात्र वहम बन गई है, उसका ठोस रूप देखने को कभी नहीं मिलता। मतलब कि ये चीज़ एक वहम बन के रह गई है कि सरकार क्या करेगा, हमें न्याय दिलाएगा, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि कहीं बहुत जगह ऐसा होता है कि सरकार हमें न्याय नहीं दिलवा पाती है। ये सिर्फ बोलने की बात हो जाती है कि ठोस रूप देखने को कभी भी नहीं मिला है। राजनीतिक सिद्धांतों के इतिहास के अध्ययन करने पर इस तथ्य की पुष्टि होती है कि राजनीतिक शक्ति का प्रयोग सदैव होता आया है। कि हम ये देख सकते हैं कि बहुत सारे विषयों की पुष्टि करके हम ये देख सकते हैं कि राजनीतिक शक्ति क्या करती है, सदैव ही उसका प्रयोग होता रहा है। आगे देखिए, शासकों ने सदैव इस बात की वकालत की है कि उन्होंने राजनीतिक शक्ति का प्रयोग सार्वजनिक भलाई हेतु ही की है, लेकिन सार्वजनिक भलाई कभी भी नहीं हुई, जन कल्याण कभी भी नहीं हुआ था कि लोकहित साधन नहीं हुआ। मतलब कभी ये सारी चीज़ें जन कल्याण के लिए बनाई गई, राजनीतिक जन कल्याण के लिए बनाई गई, लेकिन कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं, लोकहित साधन हुआ ही नहीं। ठीक है, तो प्रश्न उठता है कि राजनीतिक शक्ति का प्रयोग जब लोकहित की पूर्ति के लिए नहीं हुआ तो उसका प्रयोग हुआ किस लिए? तो जाहिर है कि उसका प्रयोग शासक वर्ग के हितों की पूर्ति के उद्देश्य से हुआ है। क्या बोला है? मतलब जो भी शासक होगा, जैसे कि पीएम है, तो जो भी शासक होगा, जो भी पार्टी होगा, उसके हितों के लिए, उसके उद्देश्यों के लिए कि वो क्या करना चाहता है, उसका एम क्या है, वो उन सब चीज़ों के लिए बना है, उनकी सुख सुविधाओं को प्रोवाइड करवाने के लिए बना है। कि क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आया क्यों? क्योंकि जनहित तो हो ही नहीं रहा, कल्याण हो ही नहीं रहा लोगों का, तो ये सारी चीज़ें बनी किस लिए गई है? तो उदारवादी दृष्टिकोण का सदैव यह मानना रहा है कि राज्य का उद्देश्य सार्वजनिक कल्याण है, राजनीतिक शक्ति का जन कल्याण हेतु प्रयोग होती रही है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण इस संदर्भ में स्पष्ट है और वह है कि राज्य कभी भी जन कल्याण का साधन नहीं रहा है, वह राजनीतिक शक्ति का प्रयोग अल्पवर्गीय आर्थिक दृष्टि से संपन्न लोगों के लिए हुआ है। मार्क्सवादी कहते हैं कि ये कभी भी जन कल्याण के लिए हुआ ही नहीं था इस्तेमाल, और ना ही इसको इस वजह से बनाया गया था। इसको किस वजह से बनाया गया था कि राजनीतिक शक्ति का प्रयोग वही लोग कर पाएंगे जो अल्पवर्गीय होंगे। अल्पवर्गीय कौन से लोग? जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न होंगे, मतलब जो अमीर लोग होंगे उनके लिए बना है ये, ताकि वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा के मजदूर वर्ग या गरीबों का शोषण कर सकें। आगे देखिए, मार्क्सवाद एक ऐसे शोषण विहीन समाज की स्थापना का राजनीतिक दर्शन है जहां व्यक्ति द्वारा व्यक्ति का शोषण ना हो। उदारवाद खुले तौर पर व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के शोषण के उचित भाव को सिद्ध नहीं कर पाता, लेकिन ये 2 बार आ गया, अप्रत्यक्ष रूप से वह इसका समर्थक है। कि क्या बोला इन्होंने कि उदारवाद खुले तौर पर वो स्वतंत्र बोलता है कि हर एक व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी क्या करता है, अप्रत्यक्ष रूप से इस चीज़ का समर्थन करता है, क्योंकि उदारवाद कहते हैं कि राजनीति ही हमें लोक कल्याण तक लेके जाएगी, वो जन कल्याण के लिए बनी है राजनीतिक। तो ये सारी चीज़ें कहते, तो मार्क्सवाद इस चीज़ का विरोध करते हैं। तो समय समय पर उसने ऐसे राजनीतिक अवधारणाओं की वकालत की है जिनसे समाज में शांति व्यवस्था की स्थापना हो सके, लेकिन उसकी कोई भी अवधारणा बहुत समय तक नहीं चल सकी, जैसे व्यक्तिवाद, आदर्शवाद, जन कल्याणवाद, बहुलवाद, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आदि। आगे देखिए, ऐसी अवधारणाएं हैं कि देखने को मिलती है, लोकहित से भरपूर दिखाई देती हैं, लेकिन वास्तव में उनका उद्देश्य कभी भी सफलतापूर्वक
पूरा नहीं हुआ। ऐसा ही अवधारणा एक लोकहित दृष्टिकोण भी है, अवधारणा प्रतीत होती है। क्या बोला है कि ऐसी अवधारणा ही है जो देखने में लोकहित से भरपूर दिखाई देती है, लेकिन क्या वास्तव में इसका उद्देश्य ये चीज़ नहीं है। उनका उद्देश्य क्या है कि जो लोग अमीर हैं उनका क्या किया जाए, उनका लोक कल्याण किया जाए। लोकहित दृष्टिकोण भी एक अवधारणा प्रतीत होती है। राजनीति के लोकहित दृष्टिकोण के अंतर्गत जिन तथ्य अवधारणाओं पर बल दिया गया है उनमें से कुछ का उल्लेख आवश्यक है कि राज्य व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं। क्या बोला है इन्होंने कि राज्य जो है वो व्यक्ति के लिए बना है, ना कि व्यक्ति राज्य के लिए। ठीक है, कि लोग जो है लोगों के लिए राजनीतिक बना है, ना कि राजनीतिक लोगों के लिए। ठीक है, दूसरे सार्वजनिक भलाई के लिए समाज में प्रतियोगिता का होना आवश्यक है। तीसरे न्यायोचित व सर्वोच्च शासन प्रणाली स्थापना हेतु राजनीतिक प्रतियोगिता आवश्यक है। कि अगर हम चाहते हैं कि दूसरे सार्वजनिक भलाई के लिए समाज में प्रतियोगिता आए, जिस वजह से क्या होगा, कोई ना कोई तो करेगा ना, लोगों का वो सब क्या कर रहे हैं, अपना ही भलाई सोच रहे हैं, लोगों की भलाई कोई भी नहीं सोच रहा। तो तीसरे न्यायोचित सर्वोच्च शासन प्रणाली की स्थापना करवानी चाहिए, राजनीतिक प्रतियोगिता आवश्यक है। चौथा, वैचारिक क्षेत्र में प्रतियोगिता आवश्यक होनी चाहिए। पांचवा, व्यक्तिगत व सामाजिक भलाई में सामंजस्य होना चाहिए, वह किसी भी सीमा तक है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी लोक कल्याण हो पाएगी। ये तो इनके विचारक देखते हैं, लोकहित के विचारक कौन कौन से हैं। तो हॉब्सन के शब्दों में इस तरह प्रस्तुत किया जा सकता है, वर्तमान युग में राज्य ने एक चिकित्सक, एक नर्स, एक विद्यालय अध्यापक, व्यापारी तथा उत्पादक, बीमा एजेंट, भवन निर्माता, नगर नियोजक, रेलवे नियंत्रण तथा इसी प्रकार अगणित अन्य कार्य अपने ऊपर ले लिए हैं। कि क्या किया इन सब चीज़ों, हॉब्सन कहते हैं कि राजनीति ने इन सब चीज़ों को ले लिया वर्तमान में, है ना। राज्य ने इन सब चीज़ों का काम लिया हुआ है, लेकिन क्या वो इन सब चीज़ों में सही से काम करता है। अतः राज्य का स्वरूप कल्याणकारी हो सकता है, लेकिन यदि ध्यान से देखा जाए तो यह ज्ञात होता है कि राज्य अपने किसी भी कार्य में पूर्णतः न केवल असफल रहा है, बल्कि उसके नाम पर भी कुछ ना कुछ लोग लाभ, मतलब कुछ ना कुछ वो अपना लाभ जरूर देखते हैं उसके अंदर। वहाँ जन कल्याण करने की उसकी क्षमता में निरंतर गिरावट आई है। कि जन कल्याण तो नहीं हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, उनका प्रॉपर्टी और वो सारी चीज़ें बढ़ती जा रही है। भारत में जन कल्याण के नाम पर किए गए अधिकांश कार्यों में राज्य ने घोटाले करने की अनुमति ही दी है, जिससे अल्पसंख्यक लोगों का ही लाभ हुआ है। जिस वजह से क्या हुआ है, अल्पसंख्यक यहाँ पे किन लोगों को कहा गया है, वो अमीर लोगों को अल्पसंख्यक कहा गया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। केस स्टडी पॉइंट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। केस स्टडी पॉइंट अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड आज के इस वीडियो में आपका ये यूनिट पूरा कंप्लीट हो गया है। जल्द ही सेकंड और थर्ड यूनिट पे भी वीडियो आ जाएगा।